गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल मेडिकल कमीशन। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो न्यू गाइडलाइंस बनाने का जो है वो डिसाइड किया है, जिससे कि ये डिटरमिन किया जाएगा कि क्या जो कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको मेडिकल प्रोग्राम्स में जो है एनरोल किया जा सकता है, क्या उनको बेनिफिट ऑफ कोटास दिया जा सकता है मेडिकल प्रोग्राम्स में। तो पहले तो आप देख लो कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको बनाया गया है मेडिकल एजुकेशन के जो है सेक्टर को जो है रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। अब जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं एनएमसी की, वो क्या कहती हैं कि अगर 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो आप मेडिकल कोर्स के लिए सिर्फ तभी एलिजिबल हो सकते हो अगर आपकी जो है डिसेबिलिटी को कम करके 40% के मार्क पर लेके आया जा सकता है यूजिंग सम एड्स। ठीक है। लेकिन जो पैनल है, पैनल ने ये बोला है, एक पैनल बिठाया गया था, उस पैनल ने ये बोला है कि मेंटल इलनेस है अगर कोई, तो अगर आप जो है कोर्स के रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हो, मेडिसिन को स्टडी कर सकते हो, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो इस मेडिकल एजुकेशन में एनरोल हो सकते हो। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टिव रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे कि अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, व्हील चेयर बाउंड पीपल हैं, तो ऑफ कोर्स उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो मेडिकल एजुकेशन नहीं जो है वो उसमें एनरोल हो सकते। लेकिन कुछ इंक्लूसिव रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर डिसेबिलिटी को कम करके किसी भी तरह से 40% पर लाया जा सकता है तो ऑफ कोर्स मेडिकल एजुकेशन उसको उन पर्सन को दी जा सकती है। तो बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं ये यूके बेस्ड गाइडलाइंस है, यूके में ये गाइडलाइंस फॉलो की जा सकती हैं। लेकिन इसमें कंसर्न्स ये हैं कि असिस्टिव डिवाइसेस और ट्रीटमेंट्स से जो है एडवांसेस हो रहे हैं, उसको जो है ये ठीक से एनालाइज नहीं कर रही है गाइडलाइंस। दूसरा सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप 40% के क्राइटेरिया को कैसे जो है ऑब्जेक्टिवली जो है वो मेजर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उनको आयरलैंड में $1.3 बिलियन का फ़ाइन लगाया, क्योंकि पर्सनल डेटा जो है फेसबुक जो है वो यूज़र्स का यूएस में बिना जो है वो परमिशन के भेज रहा था। तो मेटा जो है उन्होंने जीडीपीआर को वायलेट किया है, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र किया है, और ऑफ कोर्स उसके लिए अप्रोप्रिएट सेफगार्ड जो है वो नहीं फॉलो किए हैं। तो ऑफ कोर्स इनको कहा गया है कि यूरोप का से आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स, और यूरोप के जो गाइडलाइंस हैं, ये जीडीपीआर है जो लॉ है उनका, उसको वॉयलेट करने के लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अब ये रूलिंग जो है वो आयरिश रेगुलेटर ने क्यों दी है, क्योंकि जीडीपीआर के मुताबिक जो अथॉरिटी, जो कंपनी की जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो उस एरिया के जो है, जैसे इस केस में अब क्या हुआ कि मेटा जो है उसके ऑपरेशंस जो हैं वो आयरलैंड के थ्रू जो है वो चल रहे हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जीडीपीआर में जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो कंपनी, क्योंकि मेटा जो है वो आयरलैंड में बेस्ड है, तो इसीलिए जीडीपीआर के जो प्रोविजंस हैं वो आयरिश रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ही लगाए हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस रूलिंग का? अब इससे जो है राइट ओवर डेटा जो है सिटीजन्स के लिए वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना जो है वो डेटा प्रोसेस नहीं कर पाएंगी कंपनीज। जो मेटा जैसी कंपनीज हैं उनको लिए बिग ब्लो है, क्योंकि वैसे तो वो बहुत एडवर्टाइज करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिवेसी का आप ख्याल रख रहे हैं आपकी, बट ऑफ कोर्स ये देखा गया है कि प्रिवेसी के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है। अब इसका इफेक्ट जो है वो ग्लोबली भी पड़ने वाला है, क्योंकि ईयू जो है वो, उन्हीं के जो डेटा रेगुलेशन लॉज हैं वो मोस्टली वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। तो अब इंडिया में भी जो है वो हम डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये कुछ प्रोविजंस जो है हमको अपने बिल में भी डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आईएसओ कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है 44th एडिशन ऑफ एनुअल आईएसओ कोपोल को प्लेनरी जो है वो होस्ट कर रहा है। और ये इवेंट जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है। तो बेसिकली इसमें जो है कंट्रीज़ जो है वो स्ट्रेटजीज डेवलप कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं कि कैसे स्टैंडर्ड जो है वर्ल्ड वाइड हम उनके
डेवलप कर सकते हैं। तो ये कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी है क्या, जिसको कोपोल्को कह रहे हैं, उस वो बेसिकली एक कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। कोपोल्को के जो मेंबर्स हैं वो ही आईएसओ मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी का जो बेसिक मैंडेट है वो ये है कि हेल्प करना कंज्यूमर्स को, ताकि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड से जो है वो बेनिफिट ले सकें। और फोरम ऑफ एक्सचेंज भी प्रोवाइड करती है कि आपस में जो कंट्रीज़ हैं वो भी स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड जो है या कंज्यूमर फील्ड में डेटा एक्सचेंज कर सकें। अब आईएसओ क्या है? आईएसओ एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ जो है 168 कंट्रीज़ की वो पार्टिसिपेट करती हैं एज मेंबर्स। इसका जो सेक्रेटरीट है वो जिनीवा में है। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं NVS-01। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने जो है नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 जो है वो GSLV के थ्रू जो है वो लॉन्च की है, रादर करने वाले हैं, बट कर दी है आज। तो ये GSLV में जो है ये NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जो है वो डाली जाएगी। अभी NVS-1 है क्या? NVS-1 जो है बेसिकली सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट्स है, जिसको इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बेंगलुरु में बनाया है। अब इंडिया जो है वो अभी तक जो है नाविक सीरीज़ ऑफ सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो ये NVS सीरीज़ है ये बेसिकली नाविक की ही जो है कैपेबिलिटीज़ को और एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें L1 बैंड सिग्नल्स जो है वो राइट किए गए हैं, ताकि सर्विसेज जो है नाविक की और ज़्यादा वाइडन की जा सकें। पहली बार ही जो है इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक भी जो है वो इसके साथ ही लगाकर भेजी जा रही है। अब नाविक तो आपको पता है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का जो है वो एक तरह से न्यू नाम है, ठीक है। इसको हम IRNSS कहते थे पहले। अब इसमें क्या है कि 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। लगभग 1500 किलोमीटर का जो है ये बाउंड्री कवर करता है हमारी कंट्री के आसपास की। और इसमें जो है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज होती हैं, जो हम जैसे आपके और मेरे जैसे यूज़र्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी होती हैं जो स्ट्रेटजिक यूज़र्स जैसे मिलिट्री या फिर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज जिसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेप्टिक शॉक। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने जो कहा है, रादर स्टडी किया है हाइड्रोकॉर्टिसोन का जो रोल, जिससे कि एडल्ट पेशेंट्स जो हैं वो सेप्टिक शॉक से उनको बचाया जा सकता है या उसको मैनेज किया जा सकता है। अब सेप्टिक शॉक क्या है? एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि इन्फेक्शन बॉडी में जो है वो बहुत ही कम ब्लड प्रेशर को ले जाती है या फिर इवन ऑर्गन को भी फेल कर देती है ड्यू टू सेप्सिस। सेप्सिस एक आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग होती है जो है ना। अब ये जो जनरली जो है अगर आप सेप्टिक शॉक देखो तो ये वेरी ओल्ड पेशेंट्स में या फिर वेरी यंग पेशेंट्स में देखा जाता है। और सेप्टिक के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, अगर डिसीज़ है जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की, या फिर ल्यूकीमिया, हार्ट फेलियर, ऐसी डिसीज़ हैं, तो ऑफ कोर्स सेप्टिक शॉक होना जो है वो पॉसिबल हो जाता है। अब डिफरेंस क्या होता है सेप्टिक शॉक और सेप्सिस में? सेप्सिस तो बेसिकली एक एक्सट्रीम रिएक्शन है किसी इन्फेक्शन को लेके। आपको पता होगा, आपने याद होगा आपको साइटोकिन स्टॉर्म हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी एक एक्सट्रीम रिएक्शन देती है। जैसे इवन कोविड के केसेस में भी क्या होता था कि बहुत ही जो है वो इम्यून रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा साइटोकिन स्टॉर्म इतना इस लेवल का जो है वो बॉडी हमारी रिलीज़ करती थी, जिससे कि वो इम्यून रिएक्शन की वजह से ही जो है हमारे लंग्स जो है वो उसमें ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती थी और लोगों की उससे डेथ हो जाती थी, ठीक है। सेप्सिस में ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और सेप्टिक शॉक उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है। 3 लेवल पर होता है सेप्सिस, फिर होता है सिवियर सेप्सिस, और उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट लेवल है वो है सेप्टिक शॉक। मोस्टली जो सेप्सिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और जो सेप्टिक शॉक है वो एकदम से हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को कुछ इसका टाइम फ्रेम नहीं है कि एक से दूसरे लेवल पर जाएगा, दूसरे से तीसरे लेवल पर जाएगा, एकदम से हो सकता है ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेपिंग बैन वायलेशंस। तो ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पब्लिक नोटिस निकाला है कि जो ई सिगरेट्स को बैन करने का एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ई सिगरेट जो है वो इजीली अवेलेबल हैं टबैको शॉप्स पर, ये देखा गया है, जबकि हैवी पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं, इम्प्रिजनमेंट के भी जो है वो प्रोविजंस हैं ई सिगरेट्स को बेचने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स फिर भी जो है इसको बेचा जा रहा है। तो आपको याद होगा प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019
जिसमें इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टीजमेंट जो है वो ई सिगरेट्स की बैन है। और ई सिगरेट्स इंडस्ट्री को जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स इंडस्ट्री को जो है वो बंद कर सकती है। और अगर कोई ई सिगरेट्स बना रहा है या कुछ भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की, या फिर उसको 1 लाख रुपए का फ़ाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होती क्या हैं? तो बेसिकली सिगरेट के शेप में होती हैं, सिगार के शेप में होती हैं, पेन के शेप में होती है, लेकिन इसमें टबैको नहीं होता, उसकी जगह निकोटिन डाला जाता है और अदर केमिकल्स डाले जाते हैं। अमाउंट ऑफ निकोटिन वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सी ई सिगरेट है, ठीक है। लेकिन इसमें कंसर्न्स भी यही हैं कि निकोटिन की मात्रा इसमें कई बार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि एडोलेसेंट और यंग एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसको जो है वो और ख़ासकर कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं लंग्स को। अब ई सिगरेट्स और वेप में फ़र्क क्या होता है? तो ई सिगरेट्स तो आपको पता है एक सिंगल पीस ऑफ यूनिट होता है जिसको अगर आपने कंज्यूम किया और उसको आपको फेंक देना पड़ता है, ठीक है, उसको आप दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन वेप जो है बेसिकली क्या होता है कि उसमें रिचार्जेबल बैटरी होती है, उसका रिफिलेबल टैंक होता है, उसको आप दोबारा आप जो है वो रिफ़िल कर सकते हो उन केमिकल से या निकोटिन से, और उसकी बैटरी को रिचार्ज करके आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये इवन ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थिरुकुराल। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने जो है पापुआ न्यू गिनी के जो है वो अपने काउंटर पार्ट के साथ थिरुकुराल का टॉक्पिसिन लैंग्वेज में जो है वो एक वर्जन जो है वो लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है। थिरुकुराल क्या है? क्लासिक तमिल टेक्स्ट है जो कि थिरुवल्लुवर जी ने लिखी थी, और इसमें 1330 कुपलेट्स हैं। अरम, पोरुल और इनबम, इन मेन सेक्शंस के ऊपर जो है ये बुक डिवाइडेड है। अरम में बेसिकली राइटियसनेस, ट्रूथ, ग्रेटिट्यूड, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो बेसिकली लिखा गया है। पोरुल क्या है? इसमें वर्ल्डली अफेयर्स, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, कैसे गवर्नेंस चलानी है, इकोनॉमी, फ्रेंडशिप, वेल्थ मैनेजमेंट, इसके बारे में जो है टॉपिक्स लिखे गए हैं। इनबम में क्या है कि ह्यूमन इमोशंस, लव, फैमिली लाइफ, इसके बारे में जो है वो टेक्स्ट लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नीति पास। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि चाइनीज़ साइड जो है वो न्यू लिंक रोड बना रही है सरांग, पोलिंग, जिंदू एरिया में, और हेलीपैड्स भी बना रही है जो कि इंडिया के नीति पास के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो नीति पास क्या है? लगभग 16,000 फीट से ऊपर का एक एरिया है जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है, उत्तराखंड और सदर्न तिब्बत को कनेक्ट करता है, और 1962 के इंडिया वॉर जो है, चाइना इंडिया वॉर के टाइम से ये क्लोज्ड है। लेकिन नीति वैली क्या है? नीति वैली नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है गढ़वाल हिमालयाज़ का, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। धौलीगंगा रिवर यहाँ से बहती है, और नीति वैली जो है वो विंटर सीजन में बहुत हार्ड हो जाती है, यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है उस टाइम पर। और इस एरिया में 24 विलेजेस पड़ते हैं। भोटिया जो शेड्यूल ट्राइब है पीपल, वो वहाँ पर रहते हैं जनरली, और ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई मलखाना। सिक्योरिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं 23 के 23 पुलिस स्टेशन जो विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नरेट के अंदर है, उनमें अब ई मलखाना सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। ई मलखाना एक साइंटिफिक वे है प्रॉपर्टी को और एविडेंस को स्टोर करने का, क्राइम सीन से जो आपके ऑब्टेन किए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि अभी तक जो है हमारी प्रॉपर्टी जो या फिर एविडेंस जो क्राइम सीन से उठाया जाता था उसको स्टोर रूम में रख कर ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब स्टैंडर्डाइज कार्डबोर्ड बॉक्सेस में जिनके ऊपर QR कोड्स लगे होंगे, उसको स्कैन करके उसमें सारी डिटेल्स देखी जा सकेगी। तो बेसिकली एक ईज़ ऑफ जो है वो यूज़ हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इन प्रॉपर्टीज़ या फिर इन एविडेंस को एक्सेस करने में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Medical Commission. This topic is important for your governance section. So National Medical Commission is currently developing certain guidelines which will be used to determine whether the candidates who are with certain disabilities, if they can enroll in medical programs or not, and if they can avail benefit of quotas or not. So actually a 16-member expert panel was set up after Delhi High Court judgment directing the NMC to explore the possibility of candidates with disability to pursue medical education. So anyways, what is National Medical Commission? It is a statutory body which was constituted in 2020 by an act of parliament, and it basically regulates the medical education in the country. And
what are the existing guidelines of NMC? So anyone which is having more than 40% disability will only be eligible for a medical course and quota if that disability can be brought below the 40% mark using medical assisted devices or aids. So what has been the recommendation of this panel, which was formed after Delhi High Court judgment? So they are saying that for those with mental illness, they can complete, if they can complete all course requirements, they would be allowed to study medicine. And there are certain other requirements also, like if the person has locomotor disabilities and the person is wheelchair bound, then in that case, of course, the person would not be allowed to pursue medical education. But certain other recommendations are also there, that if you can pursue the medical course if your disability can be brought down using the medical devices or assistive devices. Students will be allowed only if their locomotor disabilities can be restricted, and these guidelines are basically in line with the ones which are followed in the countries like UK. So uh, but there are concerns also. How would you basically objectively measure that this disability is equal to or more than 40%? Similarly, these guidelines are not talking much about the assistive devices or treatments which are currently available in the modern science to win over or uh, to lessen the impact of disabilities on our people. So the next topic is general data protection regulation. This topic is important for your international relations. So European Union has slapped Meta's business in Ireland with a record fine of $1.3 billion for transferring the personal data of users to the US. Okay, so this has been done because Meta has infringed the cross-border data transfer rules of the GDPR, and they have violated these rules basically. So why did the ruling come only from the Irish regulator? Because as per the GDPR, this cross-border cases can be handled by the particular data protection authority where the company is based. Okay, so in this case, Meta is based in Ireland, so that's why Irish Data Protection Commission had to lead the regulatory authority and charge the Meta with violation of GDPR. So what will be the significance of this ruling? Of course, the right of people over their data would be enhanced even further. There would be a need to give explicit consent before the data can be processed by these big tech companies. So this would also be a blow to the Meta's advertising model, in which they make tall claims that they are very vigilant about your privacy. So because you know that EU is the de facto global technology regulator, and most of the countries including India follow their guidelines to formulate their own legislations to regulate the big tech. So it is expected that these concerns will also be accommodated in our draft digital data protection bill. So the next topic is ISO Committee on Consumer Policy. This topic is important for your international relations. So India is hosting the 44th edition of the annual ISO Copolco plenary. So this event is being organized by Bureau of Indian Standards, and this event is basically organized to discuss and develop strategies for accelerating development of standards for the world. So this is what is Committee on Consumer Policy. So basically this is a committee of International Organization for Standardization, whose members are Copolco members, and Copolco members are basically ISO members, and this is responsible for promoting consumer interest in the consumer interest in the standardization process. And this body studies the means of helping consumers so that they can benefit from standardization, and it also facilitates exchange of information between the member countries so that standardization can be regulated in each of the territory. So what is ISO? ISO is an independent NGO, and it is made up of members from the national standards bodies of 168 countries, which are also the members of it, and it is located in Geneva. India is one of the founding members of ISO.
So the next topic is NVS-01. This topic is important for your science and tech section. So ISRO is all set to launch this navigation satellite 01 on board its GSLV. So this will basically be put up in the geosynchronous transfer orbit, and this is the first in the series of second generation navigation satellites which are built by ISRO's UR Rao Satellite Center in Bengaluru. So currently we are using the Navig series of satellites for navigation purposes, but this NVS series will be basically augmenting the features of Navig, and this series incorporates L1 band signals to widen the services offered by Navig, and this for the first time an indigenous atomic clock will also be flown in the NVS-01. So what is Navig? Basically it was earlier known as the Indian Regional Navigation Satellite System. It is the constellation of 7 satellites which works 24/7, and it helps India in navigation purposes. So 3 satellites have been placed in geostationary orbit and 4 are placed in geosynchronous orbit, and they are covering a region of up to 1500 kilometers beyond the country's boundary. So it offers standard positioning services for users like you and me, which are the civilian users, and restrictive services for strategic users of the country, of the government. So the next topic is septic shock. This topic is again important for your science and tech section. So researchers have recently studied the role of hydrocortisone in the management of adult patients with septic shock. Septic shock is basically an extreme form of sepsis. So what happens here is that an infection in the body causes extremely low blood pressure, and it can even lead to organ failure due to sepsis. So septic shock is basically a life-threatening condition, and it occurs mostly in very old patients and very young patients. So it is generally diagnosed when the signs of severe sepsis are present. For example, diabetes, leukemia, disease of genitourinary system, etc. So what is the difference between septic shock and sepsis? Sepsis is basically an extreme reaction to an infection by your body. So you know that we studied about the cytokine storm, when the body's immune system has crossed all limits to fight off that infection. It happened in the first wave or second wave of COVID also, that immune system went overboard in getting rid of that infection, and in that case it launched a cytokine storm which actually led to the death of individuals because the lungs got jammed. So sepsis is the first phase, severe sepsis is the second phase, and the most severe phase is the septic shock, which can even cause death of an individual. So sepsis generally occurs due to bacterial infections, and septic shock can happen very quickly also. It doesn't mean that this transition from sepsis to septic shock would be gradual. Okay. So the next topic is vaping ban violations. This topic is again important for your science and tech section. In light of the e-cigarettes ban, a public notice has been sent by Health Ministry for stricter implementation of the act, because it has been found that it is easily available online and even at tobacco shops. So despite heavy penalties and imprisonment, e-cigarettes are still widely available. So there is a law which actually bans its use, import, export, transport, sale, distribution, storage, and advertisement of e-cigarettes. So from the date of commencement of this act, this act has prohibited any person from producing, manufacturing, importing, exporting, advertising, and transporting this e-cigarettes. And if found doing so, that person would be punishable with imprisonment for a term of 1 year or fine or both. So what are these e-cigarettes? Basically, they are in the shape of a cigarette, cigar or pen, but they do not contain tobacco like normal cigarettes. But of course, it contains a solution of nicotine, flavorings, and other chemicals which can be hazardous. Okay, so the amount of nicotine also varies depending upon the brand of e-cigarettes. So what are the concerns with e-cigarettes? So because it contains nicotine, it can harm the adolescent and young population in their brain development. It also contains certain chemicals which are harmful to the lungs. Then what is the difference between e-cigarettes and vape? So basically e-cigarettes are one-time consumption, for a one-time consumption only. It contains a single unit which you use and it runs out and then you throw it away. But vape pen is basically consisting of a rechargeable battery and a refillable tank which you can use continuously.
So the next topic is Thirukural. This topic is important for your art and culture section. PM Modi, along with his Papua New Guinea counterpart, has recently released the Tamil classic Thirukural in the Tokpisin language. So Thirukural is a classic Tamil text written by Thiruvalluvarji, and it is a collection of 1330 couplets. It is divided into three main sections: Aram, Porul, and Inbam. Aram consists of moral values or virtues like righteousness, truth, gratitude, compassion. Porul consists of material life, worldly affairs, including governance, economy, friendship, wealth management, etc. And Inbam is basically covering the complexities of human emotions, love, and family life. So the next topic is Niti Pass. This topic is important for your security section. So sources in the defense and security establishment have confirmed that the Chinese side is building a new link road and helipads at Sarang, Poling, Jindu area, which is opposite to India's Niti Pass. Niti Pass is at an elevation of about 16,000 feet and it is located on the border of India and China. It connects Uttarakhand with the South Tibet, and it has been closed since 1962 war. So Niti Valley is the northernmost region of Garhwal Himalayas in Chamoli district of Uttarakhand. The valley's major river is Dhauli-Ganga. This valley remains closed during the winter season, and 24 villages are there in this valley. Bhutia scheduled tribe basically resides here, and this valley is nestled within the Nanda Devi Biosphere Reserve. So the next topic is e-Malkhana. This topic is important for your security and governance topics both. So all the 23 police stations under the Vishakhapatnam Police Commissionerate are likely to get e-Malkhana system, which is basically providing a scientific way of storing property and evidence which have been derived from the crime scene. So earlier the recovered properties and evidence had to be stored in storerooms and it was very difficult to find them. But with this system, there would be standardized cardboard boxes in which the properties and evidence would be stored, and the cardboard would be QR based, so that it can generate information and help the police department to easily access the information at their disposal. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.